हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं सैंपल पेपर बेसिक का। स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बेसिक का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। इसमें जैसे कि तीन सेक्शंस होते हैं आप जानते हैं, तो तीन पार्ट्स में मैं इस वीडियो को टोटल बनाऊंगा। सेक्शन ए फर्स्ट पार्ट में, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। सबसे पहले थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, और मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेटर से बेटर समझा सकूं। तो सबसे पहले सैंपल पेपर के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है कि पेपर के तीन सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर होंगे 20 क्वेश्चंस, हर एक 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 नंबर का होगा। हमें 16 क्वेश्चंस, कोई भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी का भी सेम है, 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, और 16 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे, दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देखो इसके अंदर सीबीएसई ने क्या किया, स्टैंडर्ड हो या बेसिक, दो केस स्टडी कहां से दी जा रही है। पहला चैप्टर है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, और दूसरा चैप्टर जहां से केस स्टडी दी जा रही है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर्स के केस स्टडी आपके पास आएंगे। और इसमें क्या है, हर केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से हमें 4 क्वेश्चंस, या ये कहूं कि टोटल 5 है, टोटल हो गए 10, 5 + 5 टोटल हो गए 10। 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, ये सीबीएसई ने कंडीशन नहीं लगाई है कि आप 4 इसमें से अटेम्प्ट करें और 4 इसमें से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 3 अटेम्प्ट किए पोलिनोमियल में से और 5 अटेम्प्ट कर दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम टाइम की बात करें तो 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा और टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल होंगे 50 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। देखो 50 कैसे हुए, 20 सेक्शन ए में, 20 सेक्शन बी के अंदर, और 10 सेक्शन सी के अंदर, टोटल हुए 50 क्वेश्चंस, जिनमें से हमें 16 + 16 32 + 8 40, यानी कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो काफी अच्छी खासी इसके अंदर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर बेसिक का। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50। देखो 6, 7, 8 और इस टाइप से 50 तक नंबर दिए हुए हैं। यानी कि अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो 45 नंबर्स है, क्योंकि टोटल 50 तक है। पहले 5 जो कि नहीं है वो मैंने 50 में से माइनस कर दिए, तो टोटल अब मेरे पास बचे 45 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड is drawn at random from the box. The probability that drawn card has a number which is perfect square like 4, 9, 16, ये जो perfect square है वो उस तरीके का नंबर हो। देखो 4 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 4 तो फर्स्ट टू 5 में आ लिया, जो कि कार्ड है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कार्ड शुरू है 6 से, तो 6 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो आता है 3 का, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा, 4 का, 5 का, ऐसे ही 50 तक हमें चेक करना है। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 50 तक यही आएगा। 8 का स्क्वायर ज्यादा हो गया, यानी कि नंबर कितने हुए मेरे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 परफेक्ट स्क्वायर्स बन सकते हैं। टोटल 5 परफेक्ट स्क्वायर्स बन सकते हैं। किस किस के, वो भी मैंने दिखा दिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का। टोटल 5 केसेस फेवरेबल हो गए, और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है दैट आर 45, देन प्रोबेबिलिटी हो गई
1/9 की, परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें दिया हुआ है, इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, देखो कुछ इस तरीके से है, ये एक आर्क है, इसी की कोई आर्क है, लेट ये यहां तक की कोई मैं आर्क ले लेता हूं, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पर, 60 डिग्री एंगल बना रही है ये सेंटर पर, वेयर पाई इक्वल टू दिस, देन लेंथ ऑफ आर्क विल बी, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। देखो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा यहां पर क्या है, जो भी वो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है वही थीटा है। तो थीटा की वैल्यू यहां मैं देख रहा हूं 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर, रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा तब रेडियस आएगी। डायमीटर 42 है, रेडियस हो गई 21। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया 3 एंड 3 2 जा 6 होता है, इधर ये 6 बन रहा है, तो इस 6 से ये 6 कट हो गया, 22 बच गया ओनली। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इस आर्क की लेंथ हो गई 22 सेंटीमीटर। सिंपल हमने ये फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेट करके हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सीकेंट थीटा y के इक्वल है, देन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये मैं जानता हूं टेंजेंट थीटा होता है, ये मैं जानता हूं टेंजेंट थीटा होता है। अच्छा, साइन थीटा की तो वैल्यू दी हुई है x, डिवाइडेड बाय कोस थीटा तो नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, सीकेंट थीटा जो कि y है, अगर सीकेंट y है तो कोस इसका रेसिप्रोकल होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर ये y है तो कोस थीटा 1/y होगा, और यहां कोस की जगह मैं रख सकता हूं 1/y, तो ये हो गया टेंजेंट थीटा। अच्छा 1/y है तो ऊपर जाएगा तो y/1 हो जाएगा, यानी कि x के मल्टीप्लाई में चला जाएगा y, तो टेंजेंट थीटा हो गया x इंटू वाई। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, x इंटू वाई टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज, कितने सॉल्यूशंस है ये बताना है। देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है जब हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ओसवाल बुक से भी मैंने किया है और पहले भी सैंपल पेपर भी मैंने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड वाला। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। अगर a 0 है यानी कि x वाला पार्ट है ही नहीं, जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर हो रहा है, x वाला पार्ट नहीं है, तो वो लाइन जो बनेगी वो बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, अगर उसमें एक्स नहीं है तो। अगर y नहीं है, देखो b 0 हो गया तो 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा, ये y नहीं होगा, सिर्फ ax प्लस सी होगा। अगर y नहीं है तो ये लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। x नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल, y नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल। और अगर c नहीं है यानी कि कांस्टेंट, सिर्फ x और y वाले कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तब लाइन passes थ्रू ओरिजिन से लाइन पास करेगी, ये आपको याद रखना है। तब लाइन ओरिजिन से पास करेगी अगर c इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशंस अगर हमें याद है तो हम काफी कुछ इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे बोला, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। बोला y इक्वल टू -5, ये बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहां पर, जहां y -5 होगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, एक्स एक्सिस और
ये y इक्वल टू -5, ये तो बननी ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के कोई सॉल्यूशन ही नहीं होते, यानी कि हम ये कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हो इसका, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, क्योंकि इंटरसेक्टिंग बन ही नहीं रही है, कोइंसिडेंट बन ही नहीं रहे हैं, ये बन रहे हैं नो सॉल्यूशन का केस। पैरेलल लाइंस तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि आपको याद रखनी है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ये इनकी इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है और हर स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, y एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ये भी आपको याद रखना है, काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक फेयर डाई को एक बार उछाला गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज, इवन कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हम देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर अगर हम देखते हैं तो 4 पहला कंपोजिट नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आएगा 6, और एक डाइस में 6 तक ही नंबर होते हैं, 6 से ज्यादा होते नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इवन कंपोजिट नंबर। इवन कंपोजिट नंबर आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों ही इवन है, इसका मतलब ये दो ही हो गए इवन कंपोजिट नंबर। तो 2 और टोटल केसेस कितने हैं? 6, क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो 2/6 इट मींस 1/3। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट, 8 chairs and 5 tables cost rupees 10500, while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6450. The cost of each chair will be, हर चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? चेयर की कॉस्ट निकालनी। देखो पहली इक्वेशन में लिखता हूं पहले, 8 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स कॉस्ट है 10500। दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट है 6450। देखो मुझे चाहिए चेयर की कॉस्ट, मैं क्या करता हूं, टेबल वालों को इक्वल बना लेता हूं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा मैं। टेबल का कोफिशिएंट इधर है 5 और इधर है 3, मैं ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 बोथ साइड, और नीचे वाले में बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5, ताकि ये 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, ये दोनों 15 बन जाए। तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये वाली इक्वेशन ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है या ये वाली लिखनी है, वो आपकी इच्छा है। मैंने पहले नीचे वाली लिखी, 5 को इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन 5 5 जा 25c प्लस 5 3 जा 15t इज इक्वल टू, अगर मैं इसे 5 से करता हूं तो 32250 ये आएगा। ओके, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं विद 3, इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन आई विल गेट 24c प्लस 15t इज इक्वल टू, 3 से मैंने किया देन 315 अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों इक्वेशंस को, जैसा कि एलिमिनेशन मेथड कहता है हमें। ओके, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए, ये तो आपस में कट हो गया, 0 बन गया। अब 25c माइनस 24c, c बच गया, और इधर मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 750, यानी कि एक चेयर की कॉस्ट निकल आई 750 रुपीज। तो काफी इजी था ये, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से हमने इसे सोल्व किया, तो 750 रुपीज इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पहले भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से देख लें आप, इसको अच्छे से देख लें। देखो क्या किया बोला है इसका, देखो पहले तो आपको आंसर याद ही रखना है, क्योंकि ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपको आंसर याद ही हो जाना चाहिए कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा? वो भी 1 नहीं होगा। अच्छा, एक और तरीके से भी पूछा जाता है ये, इसको बदल दिया जाता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है
तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा क्या होगा? ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 होगा। तो आपको आंसर तो याद रखना है, कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे आया मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ओके, मैं कोस थीटा अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ये इधर जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता चल गया कि कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, या ये कहे कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा के इक्वल है। अब आ जाते हैं हम जो हमें फाइंड करना है। देखो ये तो बहुत इजी पार्ट था, जो हमें फाइंड करना है उस पार्ट पर आ जाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। तो मैं इसे लिखता हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 को भी मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? अभी अभी मैंने निकाला है कोस थीटा के, कोस थीटा प्लस ये कोस थीटा है तो कोस थीटा का स्क्वायर, ये बना कोस स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल आ गया। और ये क्या है? ये तो क्वेश्चन में पहले से ही हमें पता है ये 1 है, तो किसके इक्वल हो गया? ये 1 के। तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आपको आंसर याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं 1 इसका आंसर है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमें बताना है इनमें से। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे तो डिनोमिनेटर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m, यानी कि 2 के फैक्टर्स 5 के फैक्टर्स या इन दोनों के फैक्टर्स यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। मैं और कोई ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, मैं सीधा यहां पे मैंने डिनोमिनेटर देखा 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग पे टिक किया और अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज, इनका एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना है। ओके अभी बताते हैं। देखो एलसीएम का एक छोटा सा रूल होता है कि जो भी फैक्टर है सारे लिए जाएंगे, दोनों दोनों में जो भी फैक्टर्स है सारे लिए जाएंगे। अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसकी मैक्सिमम पावर ली जाएगी। जैसे इधर 2 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2 की मैक्सिमम पावर ले ली। 3 दोनों में आ रहा है तो 3 की भी मैक्सिमम पावर ले ली। इट मींस इट्स आंसर इज सी, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HCF of two numbers is 18। HCF 18 दिया हुआ है and their product is 12960। their LCM will be, देखो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिनका भी वो LCM और HCF निकाला गया है। ओके HCF की वैल्यू हमें दी हुई है 18, मैंने 18 रख दी, LCM को x मान लिया और a इंटू बी प्रोडक्ट दिया हुआ है 12960। 18 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 18 6 जा 126, 3 18 सॉरी 18 7 जा 126 एंड 18 2 जा 36, 720 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस में ये कंटिन्यूअसली यूज होता रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आप मानकर चलेंगी बोर्ड में तो आने वाला ही है 100%। ओके 11 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ठीक है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, कौन सा ट्रू होगा? देखो जब भी पैरेलल लाइन तुम्हें ट्रायंगल के अंदर दिखे तब ट्रायंगल्स हो जाती हैं सिमिलर। कौन कौन सी? छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल। छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल आपस में हो जाती हैं सिमिलर, तो साइड्स का रेशियो ले लो बस, वहीं से आंसर मिलेगा। कैसे लेंगे देखो, इधर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली a डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड,
अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ए बाय बी मत कर देना, हम बीपीटी नहीं लगा रहे हैं, सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। बीपीटी तभी लग सकती है जब एडी और बीडी भी हो, लेकिन यहाँ डीई और बीसी है तो बीपीटी नहीं लग सकती। अब लगेगी सिमिलैरिटी। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड जो कि ए प्लस बी है, वो किसके इक्वल होगा, वापस वैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल की साइड x डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड y, इस तरीके से। अच्छा हमें, अब मैं अगर y को इधर ले जाता हूं तो क्या निकल के आया, x इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये ऑप्शन डायरेक्ट डायरेक्ट निकल के आ गया। अगर आपको रेशियो अच्छे से लेना आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप रेशियो लेने में गड़बड़ कर देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो जरूर कंफ्यूजन होगी। तब 100% गलत ही निकलेगा आपका आंसर, क्योंकि वो तो श्योर हो जाता है फिर। तो इनमें से कौन सा ट्रू हो गया, ये वाला पार्ट इसके अंदर ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the coordinates of point P which divides the line segment joining point this and this internally in ratio 2:1, इसे 2:1 में वो डिवाइड कर रहा है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम सिंपली यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 1,3 4,6 एक पॉइंट P है जो कि इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, लेट x, y है। अब हम x कैसे निकालेंगे, देखिए 2 को इधर वाले x से मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर वाले x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। 2 को इधर वाला x 4 है, 8 हो गया, प्लस 1 को इधर 1 से किया, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो x की वैल्यू 3 निकल आई। ओके, x की वैल्यू 3 अगर ज्यादा ऑप्शंस में है तो हमें y निकालने की जरूरत है, अदरवाइज हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं कि D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 × 6, अब 2 को y वाले से मल्टीप्लाई करना है अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो, और 1 को भी y वाले से, और फिर दोनों का सम। ओके, 2 × 6 12 प्लस 1 × 3 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो आप कंफर्म करना चाहते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन की तरफ, ओके ऑप्शन की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी आती है तो भी आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो प्राइम नंबर होने चाहिए। पहले ऑप्शन को आप देखें, क्या 21 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या 35 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या 25 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो ये तीनों तो प्राइम फैक्टर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। बचा ऑप्शन सी, सी के अंदर 3 5 17 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी यही होगी, सी होगी। अच्छा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो उसका पूरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। दैट सबसे पहले 5 पे आपने डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, फिर से ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते यू विल गेट 5^2 3^2 × 17, ये आपको मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार कॉमन सेंस हमें जो बड़ा क्वेश्चन है उसको बहुत ही छोटा करके दिखा देती है, अगर हमारे अंदर प्रॉपर कॉमन सेंस है तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD 4 है, ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है। BD इज इक्वल टू 3, BD 3 है, तो क्लियर सी बात है हाइपोटेनस तो 5 हो जाएगा इसका, क्योंकि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है 3 4 5, जब भी राइट ट्रायंगल हो उसका परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 है तो हाइपोटेनस तो 5 हो जाता है। अगर आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। ओके, CB 12 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, पूछा क्या है, देन कोटेंजेंट थीटा। ओके, ये थीटा है। देखो कोटेंजेंट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यहां पर CB है जो कि 12 है, परपेंडिकुलर AB है जो कि हमने अभी अभी बोला कि 5 होगा।
क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा। ओके, सी बी कितना है 12 डिवाइडेड बाय ए बी कितना है 5, सो 12/5 डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो काफी इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक में तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमें दे दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स माइनस वाई 8, एक्स प्लस वाई 12। देखो रेक्टेंगल में हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहां से मुझे पता चला कि एक्स प्लस वाई 12 के इक्वल है और x माइनस वाई 8 के इक्वल है। मैं सीधा ऑप्शंस में से उठाने वाला हूं कि किसको ऐड करके 12 आ रहा है और किसको माइनस करके 8 आ रहा है। मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं सीधा ऑप्शंस में से उठाऊंगा, मैं नहीं लगाने वाला एलिमिनेशन। तो 10 माइनस 2 किया तो 8 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। 10 प्लस 2 किया तो 12 भी आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। और आप कोई भी ऑप्शन चेक कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट का दीवाना है तो उसे क्या करना है, पहले x प्लस वाई को 12 रख लेना है, देन x माइनस वाई को 8 रख लेना है और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। देन y से y कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 20 एंड देन x इक्वल टू 20/2 दैट इज 10। x की वैल्यू 10 आ गई, 10 पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। मैं मान लो इसमें कर देता हूं 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, यहां से y की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन जब आंसर हमारे सामने है, जब आंसर हमारे सामने है तो ये सब क्यों करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, इफ AC इक्वल टू BC, AC और BC आपस में इक्वल है, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल C। ये तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। 90 डिग्री इसका आंसर होगा। कैसे होगा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसने क्या बोला, मैं इसी बात को दोबारा लिखता हूं। इसने बोला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे लिख दूं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये 2AC स्क्वायर ही तो है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि AC और BC इक्वल है, यानी कि AC को अगर मैं BC लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं इसको कैसे मैंने चेंज किया, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखा, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर, और इस वाले AC स्क्वायर को मैंने लिख दिया BC स्क्वायर, और ये लग गई पाइथागोरस थ्योरम, ये लग गई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगती है इस तरीके से, तो जो इक्वल टू में एक सिंगल साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, यानी कि ए बी इसका हाइपोटेनस है और ए बी के अपोजिट वाला एंगल, हाइपोटेनस के अपोजिट वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि सी विल बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन अदर जीरो इज। देखो मैं जीरो नहीं निकालने वाला हूं इसमें, इसमें मैं कंसेप्ट का यूज करूंगा। मुझे पता है सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, तो -b/a यानी कि 7, सम 7 होना चाहिए। एक तो -1 है, किसको ऐड करूं कि 7 बन जाए, तो मुझे साफ साफ दिख गया कि 8 ऐड करने पर -1 में 7 बन जाएगा। तो दूसरी जीरो क्या हो गई, 8 हो गई। और कुछ भी आप ऐड करके देख ले, 7 किसी से भी नहीं बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यस 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, प्रोडक्ट होता है C/A, तो वो है -8/1, यानी कि -8 आना चाहिए प्रोडक्ट। -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -8 आ जाए, तो भी 8 ही बनता है। तो 8 मल्टीप्लाई करने पर -8 बन जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, पेयर फेंके गए हैं इस बार। पेयर मतलब जैसे एक डाइस पे 1 आ गया तो दूसरी पे 1 आ गया,
एक पे 1 है तो दूसरी पे 2 है, एक पे 1 है दूसरी पे 3 है, एक पे 1 है दूसरी पे 6 है, एक पे 2 है, 2 1 2 2 2 3 2 6, इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 6, यानी कि टोटल जो केसेस हो गए वो हो गए 36। जब भी पेयर फेंका जाता है तो टोटल केसेस 36 हो जाते हैं। जब 3 डाइस फेंकी जाएंगी तो 6 पावर 3 यानी कि 216 हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है। एक बार में एक डाइस फेंकने पर जितने आउटकम है, अब तुम डाइस जितनी बढ़ाते जाओगे उस आउटकम की पावर होती जाएगी। जैसे एक बार में 6 आउटकम होते हैं एक डाइस फेंकने पर, 2 डाइस फेंकी तो 6 पावर 2, 3 डाइस फेंकी तो 6 पावर 3, 4 डाइस फेंकी तो 6 पावर 4। ये इस तरीके से केसेस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस। खैर हमें अभी इसी को डिस्कस करना है। 36 पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाइस। सेम नंबर कितने में आ रहे हैं, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ऐसे ही 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। यानी कि 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर आ सकते हैं। तो 6 फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 36। अगर आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1/6। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज 2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। बहुत इजी है, देखिए मिड पॉइंट होता क्या है, मिड पॉइंट होता है दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। एवरेज मतलब x1 प्लस x2 बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सॉरी, ये है -2, 2q। ओके, अब ये हमें निकालना है। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। इन दोनों को ऐड किया 3p माइनस 2, और 2 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि p की वैल्यू ये हो गया 4, 4 प्लस 2 6, 6 बाय 3 2, p की वैल्यू 2 निकल गई, p की वैल्यू 2 निकल गई। अब बारी है q की, तो क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 2q डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल होना चाहिए 6 के। y कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं यहां, देखो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट निकलता है, y1 प्लस y2 बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट निकलता है। ओके, तो ये 6 के इक्वल, 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8 बाय 2, q की वैल्यू 4 आ गई। आप लोग चेक कर सकते हैं इजीली, q की वैल्यू 4 आएगी। अच्छा, q की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 2 है, हमसे पूछा है p प्लस q यानी कि 2 प्लस 4, तो आंसर क्या होगा 6, b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन ही होते हैं टोटल। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, अभी पता करते हैं। देखिए 147 है, नीचे 120 है। सबसे पहले क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 3 से कट करके, 3 4 जा, 3 9 जा, एंड 3 से ये बना 40। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 49/40। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, 40 के फैक्टर्स बनाने हैं। 40 के फैक्टर्स आप समझते हैं, 40 क्या है, 8 5 जा 40 होता है। तो 40 में लिख सकता हूं, 8 मतलब 2 पावर 3, 5 जा मतलब 5। तो मैक्सिमम पावर जिसकी होती है उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता है। डेसिमल एक्सपेंशन उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी। तो मैक्सिमम पावर ये रही, 2 की है 3, तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? आफ्टर 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने जो सैंपल पेपर है मैथमेटिक्स का बेसिक का, उसका सेक्शन ए कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट डे यानी कि कल हम डालेंगे इसका सेक्शन बी, और उससे नेक्स्ट डे हम डालेंगे इसका सेक्शन सी, जिसके अंदर केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं।
तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।